तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे बात करने जा रहा हूं जो आज हमारा अर्धवार्षिक एग्ज़ाम हुआ है कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय का, जो आज 12th क्लास का जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ है अर्धवार्षिक पेपर 2024-25। इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा जो पेपर है वो 40 नंबर का रखा गया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी पादप के परागकण की भित्ति कितने परतों से बनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो हम जानते हैं बच्चों कि इसकी जो परागकण की जो भित्ति होती है उस पर 2 आवरण पाए जाते हैं। बाहरी आवरण को एक्साइन कहते हैं, जबकि अंदर वाले आवरण को इंटाइन कहते हैं, यानी बाह्य चूल और अंतःचूल। बाह्य चूल जो होती है बच्चों एक्साइन, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जबकि जो इंटाइन है वो पैक्टिन तथा सेल्यूलोज यानी पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 23, 46, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 22। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो गुणसूत्र है शुक्राणु जो है उसमें गुणसूत्र जो होंगे वो आधे होंगे, क्योंकि शुक्राणु एक अगुणित संरचना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 23 गुणसूत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट क्वेश्चन है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है, जिप्ट का पूरा नाम क्या है? तो हमसे जिप्ट का पूरा नाम पूछा गया है। तो बच्चों, युग्मनज अंतःगर्भाशय स्थानांतरण, युग्मक अंतःगर्भाशय स्थानांतरण, युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण और इनमें से कोई नहीं। ये 4 आपके पास इसके ऑप्शन रखे हैं। तो बच्चों, गिफ्ट जो है GIFT, इसका पूरा नाम होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी युग्मक, इंट्रा यानी अंतः, फैलोपियन यानी होता है अंडवाहिनी। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, यानी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 4, लिंग सहलग्न आनुवंशिक कारक हमसे पूछा गया है। तो बच्चों, जो हीमोफीलिया है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसका जो जीन है वो किस पर, X गुणसूत्र पर स्थित होता है। टाइफाइड, डाउन सिंड्रोम और जुकाम इसके जो है वो लिंग सहलग्न नहीं है। अगला है, वह नाइट्रोजन क्षारक जो DNA में नहीं पाया जाता है। तो DNA में बच्चों एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन तीनों तो पाए जाते हैं, लेकिन जो यूरेसिल है वो केवल RNA में पाया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है नहीं पाया जाता वो हो जाएगा यूरेसिल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु है। तो बदलने वाला जो जीवाणु है बच्चों वो होता है LAB, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ना कि साल्मोनेला टाइफी। ये तो जीवाणु है बच्चों, ये रोगजनक है किसका, टाइफाइड का। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का है, या हम निमोनिया का है ये। और सिट्रस कैंकर जो है वो नींबू में रोग लगाता है। तो दूध को दही में बदलने वाला जो जीवाणु है वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी लैक्टिक अम्ल जीवाणु। तो ये बच्चों 6 ऑब्जेक्टिव जो थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम 7वां जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ 6 में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बच्चों हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो हमें देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारे पास दिया हुआ है वो है कि प्रथम खोजा गया प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, उसका आंसर होगा बच्चों हिंद सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला जो प्रोटीन है वो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है CRY1AC तथा CRY2AB ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 में CRY1AC दिया है। ऑप्शन नंबर सी में केवल CRY1AB दिया है। ऑप्शन नंबर डी में केवल CRY2AB दिया है, सॉरी। तो इसका जो कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने के लिए पहला जो ऑप्शन है बच्चों वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि CRY1AC और CRY2AB, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए वो राइट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपसे पूछा गया है कि किसी दी गई अवधि के दौरान समष्टि का घनत्व किस प्रक्रम से घटता है? तो बच्चों, जन्म दर से हमें पता है कि जो समष्टि का घनत्व है वो बढ़ता है, आप्रवासन से भी बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि मृत्यु दर वो कारक है, वो है प्रक्रम है जिसके कारण किसी समष्टि का आकार जो है वो घटता है। इसके बाद बच्चों हमसे क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें पूछा गया है कि वह समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों को हानि होती है क्या कहलाती है? तो बच्चों, स्पर्धा यानी कि कंपटीशन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा भाग लेने वाली दोनों जातियों को नुकसान होता है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पारितंत्र की शब्दावली में हरे पादपों को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं बच्चों, हरे पादप जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इस कारण इन्हें उत्पादक कहते हैं। अपघटक और उपभोक्ता इसका गलत आंसर होगा। सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 6 है, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के नाम से इन हरे पादपों को जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। तो ऊर्जा के पिरामिड हम जानते हैं बच्चों कि हमेशा ही ये जो पिरामिड होंगे वो हमेशा सीधे होते हैं। हमेशा ऊर्जा के पिरामिड कैसे होंगे? सदैव सीधे होते हैं। तो सीधे खड़े मतलब कहाँ है? हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, सदैव खड़ी अवस्था में। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जातीय विविधता। तो हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और इसके ऊपर और नीचे यानी दोनों ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो जैव विविधता होती है वो क्या होती है बच्चों? घटती जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। बाह्यस्थानिक संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, जीव सफारी पार्क और उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका जो आंसर जाएगा बाह्यस्थानिक का वो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बच्चों, निम्न में से किस पैतृक मानव की दिमागी क्षमता 900 सीसी यानी क्रेनियल कैपेसिटी थी? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मानव और होमो सैपियंस। तो बच्चों इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा होमो इरेक्टस, जिसकी 900 सीसी की क्षमता थी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे मनुष्य में किशोर अवस्था की उम्र क्या है? बच्चों 0 से 5 जो है बच्चा होता है, 5 से 10 जो है वो शैशव अवस्था ही यानी बच्चे की अवस्था होती है और 12 से 18 जो वर्ष है वो किशोर अवस्था की होती है यानी ऑप्शन नंबर से जो है वो इसका राइट आंसर है। और 21 वर्ष से अधिक तो है वो वयस्क में आता है, जवान में आता है, तरुण में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 12 से 18 वर्ष वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आधे नंबर की थी। अब हम बात करते हैं बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में सबसे पहला है परागकण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है? तो हम आंसर देंगे बच्चों स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। वृषण अंतराली कोशिकाएं जो हैं, वृषण की अंतराली कोशिकाएं हैं वो खाली स्थान है, हार्मोन का संश्लेषण व स्त्रवण करती हैं। तो अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं जिनको कहते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती हैं, संश्लेषण और स्त्रवण दोनों करती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। डीएनए के एकल सार युग्म के परिवर्तन के कारण होने वाले उत्परिवर्तन को हम बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं यानी कि पॉइंट म्यूटेशन उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, खाली स्थान है औद्योगिक प्रदूषण के उचित सूचक होते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है वो औद्योगिक प्रदूषण जो होता है उसका सूचक होता है। SO2 वगैरह की प्रेजेंस में लाइकेन जो है वो मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। डीएनए के खंडों को कौन सी विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, यानी वैद्युत कण संचलन विधि। हिंदी में अगर बात करें तो वैद्युत कण संचलन विधि द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप जातियों का भी अनिवार्य रूप से विलुप्त होने लगती हैं। इस घटना को कहते हैं बच्चों सह विलुप्तता या सह विलोपन। दोनों ही नाम जो है वो शब्द हैं, सही हैं। अगला है बच्चों 23वां, बीटी जीव विष यानी कि बीटी जो विष है वो किस जीवाणु से निर्मित होता है? बच्चों बीटी जीव विष जो है बीटी जीवाणु से यानी बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचरित हो सकते हैं उन्हें संचारक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संक्रामक रोग या संचारक रोग यानी संक्रामक रोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों को बहुत बड़े पात्रों में विकसित करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो बच्चों व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों को बहुत बड़े पात्रों में विकसित करने की आवश्यकता होती है उन्हें। तो बच्चों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास बायोरिएक्टर। अगला क्वेश्चन है बच्चों 26वां, पुम मधुप यानी नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है जो कि ड्रोन कहलाते हैं, अगुणित होते हैं। इसके बाद हमारे पास अति लघुत्रात्मक प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो बच्चों हम जानते हैं वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है, क्रोमोसोमल थ्योरी है, वो सट्टन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। सट्टन आप इसका सही आंसर देंगे। बिंदु उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग का नाम बताइए? तो बिंदु उत्परिवर्तन द्वारा बच्चों हमें SCA सिकल सेल एनीमिया यानी कि सिकल सेल एनीमिया जो रोग है वो बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, जिसे हिंदी में दात्र कोशिका अरक्तता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बच्चों हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, किस वैज्ञानिक ने बताया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से आया हुआ हो सकता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑपेरेन तथा हाल्डेन। ऑपेरेन तथा हाल्डेन ने ये बताया था कि सबसे पहले कि जीवन का जो पहला स्वरूप है वो पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से आया हुआ हो सकता है। फिर उसका जो एक्सपेरिमेंट करता है वो हेराल्ड सी यूरे और मिलर वगैरह मिलकर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि डीएनए के एक रज्जुक का अनुक्रम निम्न प्रकार लिखा जाए तो उसके पूरक रज्जुक का क्रम लिखिए। यानी आपको एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसकी जो ध्रुवता है वो आपको दी गई है और आपको सेकंड जो स्ट्रैंड बनेगा उसका आपको जो अनुक्रम होगा उसका आपको निर्धारण करना है। तो बच्चों आपके पास है 5' से 3' जो है उसका जो अनुक्रम दिया है ACTG, फिर है GAACT। तो ये आपको एक अनुक्रम दिया हुआ है जिसका हमें पूरक अनुक्रम लिखना है। तो बच्चों इसके आंसर के लिए हम जानते हैं कि ये 5 से 3' दिया हुआ है, तो वास्तव में जो नया डीएनए बनता है वो बनता है 3' से 5' की ओर। तो बच्चों इसमें आपको जो 5' से 3' जो ध्रुवता दी गई है, जो इसकी डायरेक्शन दी है, तो उस लाइन का आपको जस्ट ऐसा कि ऐसा लिखना है। बस इतना सा अंतर है बच्चों कि हमारे पास क्या पूछा है इसने, यदि डीएनए के एक रज्जु का अनुक्रम निम्न प्रकार लिखा जाए। अच्छा, पूरक का पूछा है, आरएनए नहीं पूछा है। तो बच्चों पूरक अनुक्रम को आपको ए से तो जोड़ना है T, C से आपको जोड़ना है G, तो क्रम हो जाएगा TG, T से आपको जोड़ना है A, G से आपको जोड़ना है C। इस प्रकार आप जो अनुक्रम निर्धारित करेंगे वो होगा इसका 3 से 5' की दिशा में, क्योंकि हमसे उसके पूरक रज्जुक का अनुक्रम पूछा है, ना कि आरएनए का। ठीक है बच्चों, तो आपका जो अनुक्रम बन जाएगा वो इसका क्या बन जाएगा, पूरकता का नियम का जो फॉलो करना है आपको, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इसका जो राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हमें पूछा गया है कि लघु बीजाणुधानी जो होती है उसकी सबसे आंतरिक परत का नाम बताइए। तो बच्चों हम बाहर से अंदर की ओर चलते हैं, तो सबसे आंतरिक यानी चौथी परत जो आती है उसका नाम होता है टेपिटम, जिसे हिंदी में पोषूतक के नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों पोषूतक टेपिटम। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होने को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसको हम अपसारी जो विकास है उसके नाम से जानते हैं। बिडाल परीक्षण किस ज्वर की पुष्टि करता है। तो बच्चों बिडाल परीक्षण जो है वो टाइफाइड की पुष्टि करता है, तो इसका आंसर होगा टाइफाइड। बीओडी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इसका राइट आंसर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जैव ऑक्सीजन, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। क्वेश्चन नंबर लघुत्रात्मक प्रश्नों की हम बात करते हैं, तो संभाग में क्लोनिंग हेतु आवश्यक किसी एक विशेषता को समझाना है, आपको डिटेल में लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं उनमें क्लोनिंग हेतु जो आवश्यक एक विशेषता है उसको हम कह सकते हैं कि इसमें विभिन्न जो क्लोनिंग वेक्टर है उसमें मार्कर जीन या मार्कर साइट जो है वो उपस्थित होने चाहिए, या हम लिख सकते हैं एक ORI स्थल उपस्थित होना चाहिए जहाँ से डीएनए के प्रतिकृतिकरण का प्रारंभ होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें RE एंजाइम द्वारा काटने के जो स्थल होने चाहिए वो भी इसमें होने चाहिए। किसी भी एंजाइम से काटने के लिए उसमें केवल एक ही स्थान होना चाहिए, ये इसकी विशेषता है। कोई सी भी आपको एक लिखना था इसमें। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के किसी एक अनुप्रयोग को समझाइए। चिकित्सा के क्षेत्र में समझाना है जैव प्रौद्योगिकी के किसी एक अनुप्रयोग। तो बच्चों आप या तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप इंसुलिन के बारे में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से एली लिली कंपनी ने, अमेरिका की एली लिली कंपनी ने इंसुलिन का निर्माण किया, या आप इसमें जीन चिकित्सा के बारे में लिख सकते हैं जिसमें कि हम जो कार्यहीन जो जीन होता है उसको हम दूसरे कार्य जो जीन होता है उसके द्वारा हम उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यानी कि जो डैमेज हो चुका जीन है उसकी जगह हम कार्य करने वाले सक्षम जो जीन होता है उसको डाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया, स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण को परिभाषित करना है। अगर एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे ऑटोगेमी के नाम से जाना जाता है, मतलब एक ही फूल में होता है। जबकि जो सजात पुष्पी परागण है बच्चों वो एक ही पौधे पर एक फूल से निकलते हैं परागकण और उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर जाकर गिरते हैं, तो इसको सजात पुष्पी परागण के नाम से जाना जाता है। परिभाषित आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है, परीक्षण संग्रहण को चित्र सहित समझाओ, यानी एक्सप्लेन द टेस्ट क्रॉस विद सूटेबल डायग्राम। तो एक तो आपको जो डायग्राम है टेस्ट क्रॉस का वो बनाना था। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं आपको ये डेफिनेशन भी देनी थी। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो F1 पीढ़ी होती है अगर उसका संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो फिर जो क्रॉस होता है उसको हम परीक्षण संग्रहण यानी परीक्षण संग्रहण या टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास कैपिटल T और स्मॉल t है, तो इसका क्रॉस करवाएंगे बच्चों स्मॉल t के साथ। तो बच्चों ये आपको जो है वो डायग्राम बनाना था और इसके द्वारा हम समझा सकते हैं किसको, टेस्ट क्रॉस को। इसका जो जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात आता है वो हमेशा 1:1 जो है वो प्राप्त होगा। इसके बाद आपसे पूछा गया था बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 में कि बायोगैस संयंत्र जो है उसका नामांकित चित्र बनाना था। तो बच्चों जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि बायोगैस संयंत्र का जो है आपको चित्र हमेशा के लिए याद रखना है और इसकी जो प्रक्रिया है वो समझानी थी। तो प्रक्रिया की बच्चों 1-1 नंबर में, हालांकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं हैं और 1 नंबर इनके लिए बहुत ज़्यादा है।
बड़ा क्वेश्चन तो है लेकिन 1 नंबर इसके लिए बहुत कम है। तो बायोगैस संयंत्र में आपने स्लज टैंक, डाइजेस्टर टैंक और एक स्लैरी टैंक वगैरह बनाए होंगे। इन टैंकों को बनाने के बाद आपके ने इसकी क्रियाविधि लिखी होगी कि स्लैरी टैंक जो है उसमें गोबर प्लस जल करदम वगैरह डाला जाता है, फिर वो डाइजेस्टर टैंक में पहुंचता है जहां पर उसका डाइजेस्ट किया जाता है और वहां से गोबर गैस या बायोगैस बनती है। फिर इनको दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो खाद वगैरह के रूप में यूज में ली जाती है। ये इस प्रकार से आपको इसकी क्रियाविधि लिखनी थी। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को समझाना है। तो जो सिंड्रोम है जो नर में पाया जाता है वो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये नर से संबंधित रोग है, नर इसमें बौना होता है और इसमें जो है बच्चों क्या होता है कि इसमें स्त्री जैसे संलक्षण जो है वो दिखाई देते हैं और बांझ होते हैं ये ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा है कि निम्न समष्टि पारस्परिक क्रियाओं को समझाती जिसमें से सहयोजिता, आपसे इसमें सहयोजिता की जगह सहभोजिता आएगा और दूसरा है साहुपकारिता। इन दोनों के बारे में आपको लिखना था बच्चों। तो सहभोजिता में क्या करते हैं बच्चों, दोनों जो जातियां भाग लेती हैं वो सह यानी कि साथ साथ रहती हैं और जीवन यापन करती हैं। साहुपकारिता में भी इसी प्रकार की कुछ घटनाएं पाई जाती हैं। इनके एग्जाम्पल हमारी बुक में अच्छी तरह से दिए गए हैं। 6 प्रकार की कंडीशंस जो है वो यहाँ पर समझाई गई हैं अपनी बुक में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास जो अगला है उसमें 42वां है, अनुलेखन किसे कहते हैं, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। अनुलेखन किसे कहते हैं, जीवाणु में अनुलेखन की क्रिया को समझाना था और आवश्यक चित्र बनाना था। अब यहाँ से बच्चों जो है वो बड़े बड़े क्वेश्चन से शुरू हो गए हैं। और अनुलेखन किसे कहते हैं बच्चों, डीएनए से जो आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए के निर्माण की घटना को हम अनुलेखन के नाम से जानते हैं। और जीवाणु में आपको समझाना था यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको समझाना था। अथवा में आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, तो बच्चों हम जानते हैं कि जो अनुवांशिक कूट है उनकी और 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो बच्चों अनुवांशिक कूट, जेनेटिक कूट किसे कहते हैं, तो बच्चों जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनका जो 3-3 का हम समूह बनाते हैं वो अनुवांशिक कूट कहलाता है। और इसकी 4 विशेषताएं दिखनी थी कि ये अपहासित होते हैं, ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं यानी अति व्यापन नहीं पाया जाता है, ये लगातार होता है, कॉमा रहित होते हैं। इस प्रकार से आप 4 विशेषताएं इनकी लिख सकते हैं। शुक्र जनन की क्रिया को केवल आपको रेखा चित्र बनाना था। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड और स्पर्म, आपको ये सब बनाने थे। और आर्तव चक्र का भी आपको चित्र बनाना था। इसमें अथवा में है तो चित्र दिए थे। क्वेश्चन नंबर 44 में अगर बात करते हैं प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, तो आपको डेफिनेशन देनी थी कि किसी जीव की रोग जनकों से या रोग कारकों से लड़ने की जो शक्ति होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति जो है इसकी परपोषी की, दोबारा बोल देते हैं कि जीव की रोगों से लड़ने की शक्ति या रोग जनकों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा के जो अवरोध हैं उसमें शारीरिक अवरोध आते हैं जिसमें त्वचा और म्यूकस की हम बात करते हैं। कार्य अवरोध आते हैं बच्चों जिसमें HCl वगैरह, लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम है उनकी बात कर लेते हैं। कोशिकीय अवरोध आते हैं बच्चों, साइटोकाइन जिन्हें हम कहते हैं, और वो भी अवरोध शामिल हो जाते हैं। स्वयं प्रतिरक्षी रोग क्या है बच्चों, ऑटो इम्यून जो डिजीज़ हैं वो आपसे पूछे गए थे, यानी कि ऐसे रोग जिनमें हमारे शरीर की कोशिकाएं ही एंटीजन के रूप में काम करने लग जाते हैं, यानी हमारा शरीर हमारी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाता है, तो ऐसे रोगों को स्वयं प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। और एक एंटीबॉडी जो है उसकी संरचना को आपको समझाना था कि इसमें 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं, इसको H2L2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वाय के आकार की इसकी संरचना होती है। लाइट चेन में 220 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जबकि जो हैवी चेन है उसमें 440 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। जो इसमें एक स्थान ऐसा है जो प्रतिजन से बंधने के लिए योग्य होता है, जबकि एक भाग इसका स्थिर होता है। आपको ये चित्र बनाना था। इसके बाद आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 45 में खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, एक खाद्य श्रृंखला को चित्र द्वारा समझाना है। तो वह श्रृंखला जिसमें खाने और खाए जाने की जो है प्रतिक्रिया पाई जाती है, खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति जो होती है, इस प्रकार जो श्रृंखला बनती है उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कोई भी एक खाद्य श्रृंखला आपको दर्शानी थी, उसको समझाना था। जैसे मैं बात करूँ, उत्पादक है उसको खाता है बच्चों टिड्डा, टिड्डे को खाता है जैसे छिपकली को खा गया मेढक को खा गया सांप। इस प्रकार से आप दर्शा सकते थे और उसको समझाना था। अथवा में आपको दिया गया है पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। और जैव मात्रा के पिरामिड को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाना था। मात्रा के आधार पर समझाना था, वजन के भार के आधार पर आपको समझाना था। तो बच्चों ये था आज का हमारा 12th का जो अर्धवार्षिक पेपर हुआ है कक्षा 12 बायोलॉजी का, इसका सॉल्यूशन है। मिलते हैं बच्चों आगे हम अगले वीडियोज़ में आपके लिए चैप्टर वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।